नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा क्लास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और टाइप के बारे में, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले के क्लासेस में हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में बता चुके हैं, काम क्या है उसके बारे में बता चुके हैं, समझ गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी जो सॉफ्टवेयर जैसे डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, इनके बारे में ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जाके एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। साथ ही आज जो हमारा क्लास होगा वो बेसिक होगा फंक्शंस के बारे में और टाइप के बारे में। हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक एडवांस प्लेलिस्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके बेसिक लेवल पे आज डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन और टाइप्स क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या कार्य कंप्यूटर के अंदर करता है या उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो इस फिगर के माध्यम से समझिए कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, जॉब शेड्यूलिंग, नेटवर्किंग, आईओ मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेशंस, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिक्योरिटी, जॉब शेड्यूलिंग इत्यादि। ऐसे और भी बहुत सारी मैनेजमेंट है, जैसे इंटरफेस वगैरह हो गया, सिक्योरिटी वगैरह हो गया। तो ये सब एक मैनेजमेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये हम बेसिक आपको एक इमेज देके समझाएं। इससे भी ज़्यादा इसमें कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे आपको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि इसके फंक्शंस के बारे में और उसका क्या काम होता है उसके बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला फंक्शंस आता है वो है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा काम तो सिक्योरिटी का ही है। सिक्योरिटी का मतलब हो गया सुरक्षा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे जो फाइल्स होते हैं या जो हमारे जो फोल्डर्स होते हैं, जो हमारे डेटा होता है, उसको प्रोटेक्ट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। बेसिक अगर सारा काम देखा जाए, हार्डवेयर को निर्देशित करने के बाद जो सबसे बेसिक काम होगा वो होगा फाइल को सिक्योरिटी प्रदान करना। अगर आपका फाइल या हमारा फाइल कंप्यूटर के अंदर सिक्योर ही नहीं रहेगा तो कोई भी थर्ड पर्सन उसको यूज कर सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन उसे हैक कर लेगा, डेटा को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो अपने लेवल तक बेस्ट सुरक्षा प्रोवाइड करने का प्रयास ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये कई बार ये कैसे हो सकता है, तो पासवर्ड के माध्यम से आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपने फाइल के अंदर, उसको हाइड कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ जैसे पासवर्ड में आप फिंगरप्रिंट लगा लीजिए, फेस अनलॉक लगा लीजिए। मोबाइल में जैसे देखिए कितने सारे मोबाइल सिक्योरिटी के फैसिलिटीज़ है, फेस अनलॉक है, पैटर्न है, पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी है जो प्रोवाइड किया जाता है। क्या करने के लिए? आपके मोबाइल के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके मोबाइल को सुरक्षा रखने के लिए। यही काम कंप्यूटर का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सबसे सुरक्षित वाली जो बात है, यह सबसे जो बेस्ट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है फायरवॉल। आप देखिएगा कंट्रोल पैनल में जाइएगा तो आपको एक फायरवॉल का सेटिंग मिलेगा, एक फायरवॉल का ऑप्शन मिलेगा। हर एक विंडोज़ में 7 हो, 10 हो, 11 हो, हर एक में आपको देखने को मिलेगा फायरवॉल। इसको अगर आप ऑन कर दीजिएगा तो इंटरनेट एक्सेस के दौरान आपको एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई थर्ड पार्टी डायरेक्ट आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता बिना इस वॉल को ब्रेक किए हुए। तो हम ये समझिए कि आपके सिक्योरिटी को एक लेवल का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगा फायरवॉल ऑन करने के बाद। तो सिक्योरिटी सबसे पहला फंक्शंस है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन हम शुरुआत किए आपको सिक्योरिटी से, ठीक है। दूसरा जिसका फंक्शन आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिक्योरिटी के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होता है? तो कह रहा है परफॉर्मेंस का मतलब ये हो गया, हम बातें करते हैं सीपीयू के बारे में। थोड़ा सा अगर हम क्लास को बैक लेके जाए तो हम इससे पहले पढ़ाए थे कि सीपीयू में बहुत सारे कोर होते हैं। जैसे एक सीपीयू के अंदर 4 कोर हो सकता है, 2 कोर हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब डेट मीन्स मल्टी कोर्स हो सकते हैं। या यूँ समझिए कि हमारे पास एक सिंगल सीपीयू लगा होता है। हमारा जो कंप्यूटर जिस पे हम पढ़ रहे हैं या आप जिस पे देख रहे होंगे वीडियो या जिस पे आप पढ़ाई करेंगे वो सिंगल प्रोसेसर होता है। अब ये सिंगल प्रोसेसर मल्टीटास्क करेगा कैसे? उससे ज़्यादातर काम करवाया कैसे जा सकता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, समझ गए। इसके लिए आपको मेरा एडवांस लेवल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट बनेगा उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, तो हम उन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन उसके अंदर करेंगे। तो सिस्टम परफॉर्मेंस का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस को जांच करते रहता है कि जो सिस्टम जो है वो कोई भी हार्डवेयर है या कोई भी सीपीयू है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। आपने पूर्ण कार्य क्षमता के तहत जो उसमें क्षमता है, जो उसमें एबिलिटी है, उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, या उससे कैसे काम करवाया जाए, ठीक है ना। ये सारे काम होता है सिस्टम परफॉर्मेंस का। साथ ही साथ
सिस्टम आपका जो हेल्थ को भी एक तरह से चेक करते रहता है, ट्रैक करते रहता है कि कोई भी डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क है या आपका SSD है या रैम है या कोई भी डिवाइसेस है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को सिस्टम परफॉर्मेंस के अंदर देखा जाता है। समझ गए? तो नेक्स्ट आपका जो आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो उसके फंक्शंस है, वो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है, जो हम आपको पढ़े वो कहते हैं मेमोरी में, कि जो हमारा कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो पहले लोड होता है रैम में, रैम के बाद वो जाता है कैच में, कैच के बाद वो जाता है रजिस्टर में, और रजिस्टर के बाद जाता है सीपीयू के पास, चीज़ें क्या होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। तो इतने सारे फेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने में कंप्यूटर की मदद करता था, सीपीयू की मदद करता है। समझ गए ना? सीपीयू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो रैम के माध्यम से सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करवाने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। या एक इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आप वर्चुअल मेमोरी भी समझ सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सी ड्राइव के अंदर ज़्यादातर एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट किया जाता है ताकि रैम के साइज को बढ़ाया जा सके, और सीपीयू को कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में रैम का ही साइज होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, एक प्रकार का वर्चुअल मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का जरूरत होता है पेजिंग के दौरान, जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर, और सॉरी ओएस के अंदर जब हम डीपली पढ़ेंगे, तो उसमें एक पेजिंग या स्विचिंग का ऑप्शन आता है, स्विच इन स्विच आउट का, उस समय इस सब चीज़ों की जरूरत पड़ता है, जो हम आगे की क्लासेस में आपको डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेशल प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए, ऐप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी है, तो सबसे पहले तो हमारा डाटा लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में आता है, रैम में, और जिसका कर्नल वाला पार्ट होता है ये सबसे पहले आता है रैम के अंदर, फिर बाकी चीज़ों को ये मैनेज करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो गया कि प्राइमरी और मेन मेमोरी के बीच में, या प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेन मेमोरी हो गया एक तरह से, मेन और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, सीपीयू के मेमोरी को एक्सेस करवाना, ये सारी जिम्मेदारी किसका होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने सारे फंक्शंस में कि सिक्योरिटी या मेमोरी मैनेजमेंट है ना, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमारे बहुत सारे प्रोसेस न्यू से रेडी के मोड में आता है, इसके बारे में जो आप राइट साइड में जो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पे डिस्प्ले पे जो आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज के बारे में हम लोग आगे बहुत ही डीपली समझने वाले, इसके सारे स्टेट को हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे जब हम ओएस वाले प्लेलिस्ट में, जो हम आपको बार बार रिपीट करें। फिलहाल बस हम आपको शॉर्ट टर्म में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होता क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस क्या होता है, एक समय में एग्जीक्यूट करना चाहता है, एग्जीक्यूट मतलब चलने का प्रयास चाहता है कि भैया हम क्या करें, चले, हमारा भी काम हो। अब बहुत सारे प्रोसेस अगर चलेगा तो हो सकता है कि सीपीयू तो एक टाइम में एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा तो नहीं कि एक समय में बहुत सारे प्रोसेस को साथ में एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? तो इसके कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, जा रहे आप मान लीजिए हॉस्पिटल, तो आप जब हॉस्पिटल जा रहे तो घर से निकले तो आप हो गए न्यू स्टेट में, हॉस्पिटल जब पहुँचे तो आप आ गए रेडी स्टेट में, अर्थात रेडी स्टेट में। जब आपको डॉक्टर देख रहा है तो आप है रनिंग स्टेट में। समझ गए? प्रोग्राम कोई सेकेंडरी से चला लोड होने के लिए तो होगा न्यू प्रोसेस में, जब तक वो सेकेंडरी में होगा। रैम में आ गया तो होगा रेडी स्टेट में, और रैम से सीपीयू के पास चले गया तो होगा रनिंग स्टेट में। इसी दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि किस कौन टर्मिनेट होगा। अब जैसे मान लिया कोई आईओ रिक्वेस्ट कर दिया, इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट कर दिया, उसको वेटिंग में डाल देता है। समझ गए? उसको रिटर्न कर देता है कि नहीं तो पहले आईओ डिमांड को पूरा करवाओ और फिर वापस मेरे पास आओ। ये चीज़ों के बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी ये समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये तय करता है कि कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, कब नहीं चलेगा, कौन वेट करेगा, कौन एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगा, कौन कितना देर के लिए चलेगा। ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर से करवाता है ताकि उसका यूटिलाइजेशन कम से कम, अर्थात वो कम से कम बैठा रहे, ज़्यादातर वो इंगेज रहे और सही तरीके से कार्य करे। समझ गए? इन चीज़ों का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए, इमेज में भी समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, फाइल्स एंड फोल्डर है, मेमोरी लोकेशंस है। फाइल मैनेजमेंट के अंदर होता है फाइल्स को मैनेज करना। जैसे जैसे होता है, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, होता है फिजिकल एड्रेस। तो जैसे सीपीयू करता है लॉजिकल एड्रेस जनरेट और रैम करता है आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट। इस दौरान फाइल कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कितने सेगमेंट्स में बटा हुआ रहेगा, कहाँ स्विच होगा, नहीं होगा, ये सारे काम होता है फाइल मैनेजमेंट के अंदर। एक तरह से समझिएगा, या इसको मोटा मोटी बात में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई फाइल्स में देखते होंगे एक्सटेंशन लग जाता है .exe, इसका मतलब होगा कि वो एग्जीक्यूट करेगा
तो फाइल मैनेजमेंट में ये आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाता है कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन के साथ ओपन करना है या इसके साथ क्या बिहेव हमें करना है। या यूँ भी समझिए कि कई बार आपका फाइल जो ओपन रहता है तो उसमें हम कई बार सेव भी करते हैं, तो उसी लोकेशन पे सेव होना है जहाँ से आप ओपन किए या जहाँ तक आप लिखे हैं। ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला फंक्शन हम बताने वाले हैं वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। इन बहुत सारे डिवाइसेस आपके पास है, समझे। इन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत हेल्प लेता है डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, आपके पास पता होगा या आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो हम आपको बता दें कि हम इसे पहले भी क्लास में बताए हैं कि किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका ड्राइवर होना मांगता है कि भैया उसका ड्राइवर जब तक नहीं रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। कुछ ड्राइवर्स कंपनी के द्वारा प्री इंस्टॉल दिया जाता है, कुछ ड्राइवर्स को हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे प्रिंटर इत्यादि का। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये निर्णय लेता है कि जब भी कोई प्रोसेस आपका चल रहा है, कोई रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, तो वो कितने देर रिसोर्सेज का यूज करेगा। जैसे कोई प्रोसेस प्रिंटर का यूज कर रहा है तो कब तक यूज करेगा? जब तक प्रिंट क्यू में लगा हुआ है, समझ गए ना। दूसरा प्रोसेस अगर उस समय में उसको रिक्वेस्ट कर दिया, इस सिचुएशन में कई बार डेडलॉक पैदा होता है। अब ये डेडलॉक क्या होता है वो हम आगे कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो डिवाइस को मैनेज करना कि डेडलॉक ना हो, सभी प्रोसेस सही तरीके से डिवाइस का यूज करे, सही तरीके से उसको एलोकेट किया जा सके, या सही तरीके से डिवाइस यूज होने के बाद फिर से डी एलोकेट कर दिया जाए, इन सारे फंक्शंस का जो है वो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर ही किया जाता है, समझ गए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रिसोर्स को अवेलेबल कराना और रिसोर्स को फिर एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को देना या एलोकेट करना या डिलोकेट करना, ये सारे काम डिवाइस मैनेजमेंट का के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट अब कहा जाता है आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए हम इमेज के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास किया। जैसे मान लीजिए कि आप गाना प्ले किए, तो गाना प्ले किए, आपके पास मान लीजिए स्पीकर लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, ब्लूटूथ डिवाइसेस है या हेडफोन लगा हुआ है, तो वो गाना हमेशा हेडफोन में ही जाएगा या फिर स्पीकर से प्ले होगा, ना कि प्रिंटर से। अब प्रिंट में लगा है तो पक्की सी बात है प्रिंटर से प्रिंट होगा। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि यूजर के द्वारा दिया गया जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट किस आउटपुट डिवाइस से आउटपुट होना है, ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के तहत ही समझा जाता है। या ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शंस होता है कि जिसे इनपुट आया वो आउटपुट किस डिवाइस से होगा उसको तय करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है, तो नेटवर्किंग ओएस जो है, नेटवर्किंग ओएस क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे कंप्यूटर में आप मान लीजिए कि नेटवर्क से कनेक्ट करना या आईपी एड्रेस द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना, इसमें जो है सबसे ज़्यादा काम होता है कंप्यूटर में ये कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, या सर्वर का यूज करना सर्वर पे, या एक सिंगल सर्वर कंप्यूटर में प्रिंटर का होना, बाकी नोट्स के द्वारा उस प्रिंटर को एक्सेस करना, इसमें उस रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, नोट्स को कनेक्ट करवाना सर्वर से, इन सबों के लिए किसका जो ये फंक्शन जो है वो नेटवर्किंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होना, समझ गए। और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे मान लिया आप एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए हैं, 4-5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है और एक रिसोर्सेज है प्रिंटर, उसका यूज करना, तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल हो जाता है कि उस प्रिंटर का सही से किसी एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा जो कि सर्वर से कनेक्ट है या उस नोड से कनेक्ट है उसको उसका यूज करवाना, ये भी किसका काम होता है, ये किसका फंक्शन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन आ जाता है जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया एक तरह से कार्य को गिनना। कार्य का मतलब ये हो गया कि जो प्रोसेस के द्वारा किसी रिसोर्सेज का यूज किया जाता है तो वो यूज कितने देर के लिए उसको करना है, या कई बार क्या होता है इसका एक चार्ट होता है, अराइव टाइम, रस्ट टाइम, इसके हिसाब से एक चार्ट बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, समझ गए ना। जैसे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट कर्व, शॉर्ट टर्म, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये एक जॉब शेड्यूलिंग के अंदर आता है, वो भी हम चीज़ें आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे एडवांस के प्ले लिस्ट में। फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा तो उसको कंप्यूटर को ये पता होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि ये कितने देर के लिए इसको समय लगेगा,
समझ गए ना। तो वो सारे समय को काउंट करना कि कौन प्रोसेस किसी रिसोर्सेज का किसी प्रोसेस के द्वारा बार बार यूज़ तो नहीं किया जा रहा है, बेकार का लेके तो नहीं बैठा हुआ, यूज कर ही नहीं रहा है, बेकार के पकड़ के बैठा हुआ, और दूसरा प्रोसेस उसको यूज करना चाह रहा है, एक प्रोसेस उसको रोक रहा है कि नहीं तुम इसका यूज नहीं करोगे। इन सारी चीज़ों को देखना जॉब अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जॉब शेड्यूलिंग। अब जैसे मैं जस्ट आपके बात किए थे वहाँ पे तो जॉब के बारे में काउंट किया गया कि कौन कितना देर चलेगा। जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है कि कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज को शेड्यूलिंग करने का भी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अर्थात यह निर्णय लेना कौन सा डिवाइस क्या काम करेगा, कब काम करेगा, काम कौन अराइव करेगा, कौन नहीं चलेगा, ये सारा तय जॉब शेड्यूलिंग के दौरान ही किया जाता है। समझ गए ना। कौन रेडियो क्यू में जाएगा, कौन सीपीयू से जाएगा, कौन वेट क्यू में जाएगा, कौन आई होगा, कौन एग्जिट करेगा, ये सारे चीज़ें जॉब शेड्यूलिंग के अंतर्गत बताया जाता है, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये स्पेशल फंक्शंस होता है। ठीक है, ये अभी मैं बस आपको छोटा छोटा चीज़ों पे बता रहा हूँ, बट आगे हम इन चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग के बाद जो हमारा सर्विसेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, देखिए वो सारे फंक्शंस थे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बेसिक फंक्शंस था, जो हमें लगा कि मतलब जानकारी होना चाहिए आपके पास। उन फंक्शंस को मैंने अभी डील किया हूँ, उसके साथ मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। बाकी जो बच गया या कुछ ऐसे और भी फंक्शंस हो गए वो अगले जो ओएस का प्ले लिस्ट आएगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा। सर्विसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को चलाना, ये भी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम का। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये भी कह सकते हैं कि सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैनिपुलेशंस ऑफ फाइल सिस्टम, फाइल के साथ मैनेजमेंट करना, ये भी सर्विसेज है। या इसको कुछ कुछ चीज़ आप फंक्शन में भी पढ़े थे, वही चीज़ लगभग किसमें आपको मिला, सर्विसेज ग्रुप में। अगर कहीं आपको पूछ दे सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है तो इन चीज़ों के बारे में आप कह सकते हैं। एरर डिटेक्शन, देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हैंडल करना और डिटेक्ट करना। जैसे आप प्रिंटर में प्रिंट किए या कमांड दिया, प्रिंटर आपका ऑफ है या किसी वजह से इंगेज है, तो आपको वहाँ पे एरर दे देगा कि प्रिंटर आपका ऑफ है या सही तरीके से इंस्टॉल्ड नहीं है। कई बार सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है रैम के वजह से, तो एक वार्निंग मैसेज ब्लू विंडो में देके जा रहा था कि भैया रैम डंप कर गया, रैम सही से काम नहीं हुआ, इसलिए हम आपको कंप्यूटर बंद कर रहे हैं। कई बार देखते होंगे सिस्टम जब ऑन करते होंगे कई वजह से विंडोज स्टार्ट नहीं हो पाता, तो वहाँ पे देखते होंगे एक बात आता है स्टार्ट विंडोज नॉर्मली, या देखता है कि सर्च करप्टेड फाइल की किस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम सही से बूट नहीं हो पाया, सही से स्टार्ट नहीं हो पाया। उन चीज़ों को भी चेक करना इसके अंदर आ जाता है कि गलती को ढूंढना और फिर उसको हैंडल करना। जैसे ट्रबल शूटिंग हो गया, ये भी एक है कि भैया कुछ गलती हो तो ट्रबल शूट कर लीजिए, और उसके माध्यम से वो प्रयास करता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व किया जा सके। रिसोर्स एलोकेशंस, जितने भी रिसोर्सेज है वो प्रोसेस को एलोकेट करवाना कि हाँ भैया प्रोसेस 1 जो है इस रिसोर्स का यूज कर लिया तो अब ये रिसोर्स प्रोसेस 2 को मिल जाएगा, ये हो गया रिसोर्स एलोकेशन। अकाउंटिंग तो हम अभी आपको जस्ट बताए थे, काउंट करना कि कौन जॉब कितना देर चलेगा, उतना देर उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, सारे सिस्टम सही से काम प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज प्रोटेक्शंस, जो भी आपके पास डेटा है, रिसोर्सेज है, हार्डवेयर है, उसको थर्ड पर्सन से क्या करना, प्रोटेक्ट करना भी इसका काम होता है। यूजर इंटरफेस, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कमांड इंटरप्रेटर पे, समझ गए ना। करेक्टर बेस पे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक होता है GUI, यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गए ना। तो करेक्टर वाले में क्या होता है, माउस काम नहीं करता, जैसे CMD कमांड बेस पे, जिसमें कमांड दीजिए तब काम करेगा। यूजर इंटरफेस जो हम लोग आज के समय में यूज करें, ये सारे क्या यूजर इंटरफेस। तो ये कुछ सर्विसेज थे ऑपरेटिंग सिस्टम का। कुछ टाइप्स भी आता है, देखिए टाइप्स क्या है इस पर तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम सब समझा देते हैं। एक होता है बैच OS, जो कि यूनिक्स वगैरह यूज करता है। बैच OS क्या होता है, बैच OS क्या होता है, देखिए बैच OS में क्या होता है कि OS में जितने भी प्रोसेस होते हैं इस OS में, वो सारे OS को क्या कर दिया जाता है, एक बैच बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट आए, कोई है फोटोशॉप का, कोई है मान लीजिए फंडामेंटल का, तो हम फंडामेंटल का एक बैच बना लेंगे और फोटोशॉप का एक बैच बना लेंगे। आप एक जैसे मान लीजिए हमको फंडामेंटल पहले पढ़ाना है तो हम पूरा फंडामेंटल को पढ़ा लेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, फोटोशॉप को एग्जीक्यूट करेंगे। अर्थात बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच बना दिया जाता है और फिर उस जॉब को जो है वो कंप्लीट किया जाता है। इस दौरान अगर वो प्रोसेस में रहा होता, मतलब अगर आपका प्रोसेसिंग चल रहा होता तो उस दौरान CPU आपका कुछ नहीं करे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इसमें CPU ज़्यादा देर रेस्ट टाइम जो है CPU को इसमें ज़्यादा मिल जाता है। एक है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है
कि इसमें एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस आईओ के लिए रिक्वेस्ट किया, इनपुट आउटपुट के लिए, तो उसी दौरान जैसे वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको वेटिंग में डाल देगा और उसके जगह नया प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर अगर वो आईओ के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी जगह किसी तीसरे प्रोसेस को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा, जो रेडी क्यू में होगा, समझ गए। मल्टीटास्किंग इसी का एक अपडेटेड वर्जन है, जिसमें राउंड रॉबिन तरीका का यूज किया जाता है। अर्थात हर एक प्रोसेस को एक समय दे दिया जाता है कि इतना क्वांटम समय हम आपको दे रहे, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, इतना देर में आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना। और ये अगर उतना देर में हो रहा है तो उतना देर के बाद फिर दूसरा प्रोसेस के बजाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। यही होता है राउंड रॉबिन। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हम तो बोल ही रहे हैं बार बार। नेटवर्क ओएस क्या हो गया, यही नेटवर्किंग के सर्वर बेस पे जो यूज किया जाता है, तो हो गया आपका नेटवर्क ओएस, जहाँ पे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एक आपका आ जाता है मल्टी प्रोसेस, नेटवर्क ओएस हो जाता है। क्या होता है, मल्टी प्रोसेस भी एक ओएस होता है, समझे ना। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, ये यहाँ पे छूट गया। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ ओएस ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा होता है जो पैरेलल सिस्टम के साथ काम करता है। रियल टाइम ओएस क्या होता है, वास्तविक समय ओएस, ये सॉफ्ट टाइमिंग होता है, एक हार्ड होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मिसाइल सिस्टम, तो मिसाइल सिस्टम क्या होगा, एक रियल टाइम ओएस का एक बेहतर एग्जांपल है मिसाइलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए, तो रियल टाइम क्या बोले कि 2 होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड वाला में क्या होता है, जैसे हो गया आपका मिसाइल सिस्टम, इसमें ना टाइमिंग का बड़ा एकदम परफेक्ट समय है। तनिक को इधर उधर होगा तो जहाँ फूटने का जगह कहीं और फूट जाएगा, फूटना तो कहीं, जाके फूटेगा धूम सनी कहीं, समझ गए। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है, उसका भी टाइमिंग देखते होंगे फिक्स है। अगर उस टाइम में वो मूवमेंट को नहीं किया जाए तो परिणाम जो है वो सकारात्मक नहीं मिलता है, परिणाम जो मिलना चाहिए तो वो आपको नहीं मिलता। तो ये होता है रियल टाइम में सॉफ्ट, हार्ड आरटीएस रियल टाइम सिस्टम। एक होता है सॉफ्ट, जैसे बैंकिंग सिस्टम, इसमें जैसे आप ट्रांजेक्शन एक समय में करें तो थोड़ा सा अगर लेट पैसा कट गया, मान लीजिए अपडेट नहीं हुआ, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये हो जाता है आपका, जैसे मान लीजिए कि मेट्रो का गेट खोलना, ये भी एक रियल टाइम का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है कि एक समय सर्टेन पीरियड पे गेट खुलेगा, एक सर्टेन पीरियड पे गेट लगेगा। मान लीजिए वो गेट को अगर हम रोक दिए कुछ समय के लिए, कि आगे में कुछ दे दिए सब्जेक्ट या कुछ रोकना पड़े, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मिसाइलिंग सिस्टम वगैरह समय यह है कि अगर टाइमिंग चल रहा है तो उस टाइमिंग में ही आपको वो काम करना है, उसमें किसी प्रकार का डिले बर्दाश्त नहीं किया जाता। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड वगैरह, iOS वगैरह, तो ये आपका हो गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, जो मोबाइल के बारे में जानते ही हैं कि कैसे क्या काम करता है। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास मेरा बेसिक कैसा लगा, क्या हम आपके लिए एडवांस प्लेलिस्ट लेके आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।